हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज से हम शुरू करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए एक सेशन, जिसमें प्रतिदिन लगभग 20 से 25 मिनट का एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। इस सीरीज में हम सबसे पहले टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो प्रॉब्लम आया है उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद फिर एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम को देखेंगे। ये सीरीज कंटिन्यू चलेगा। तो आज इस सीरीज का शुरू करते हुए हम सबसे पहले 26/8 के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। बीपीएससी टीआरई 1 में जो सवाल आया है उसका डिस्कशन करेंगे, टीआरई 3.0 को ध्यान में रखते हुए, कि आप सभी को एक आइडिया मिल जाए कि किस टाइप का सवाल पूछा जाता है। चूँकि टीआरई 3.0 के लिए समय बहुत कम है, लगभग मार्च में ही एग्ज़ाम हो जाने की संभावना है, तो कम से कम एक बार आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं टीआरई 1.0 का क्वेश्चन। ये सवाल शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सेट थ्योरी से लिया हुआ गया सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x प्लस 1 इज लेस एंड इक्वल्स टू 7 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और b इज इक्वल्स टू x सच दैट x प्लस 3 ग्रेटर देन 5 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो a इंटरसेक्शन b का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये टीआरई 1 का सवाल है। ऊपर में जो आप हेडिंग देखे थे वो टीआरई 3.0 के लिए हम लोग काम कर रहे हैं अभी, लेकिन ये सवाल जो है वो टीआरई 1.0 का सवाल है और ये सवाल सेट थ्योरी से है, पीजीटी के लिए, 11-12 के लिए। तो क्वेश्चन आपका हो गया, देखिए समझिए, दो सेट दिया हुआ है और इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो दो सेट का इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा भाई, तो दोनों के कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन मतलब होगा दोनों का कॉमन एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी है। तो ऑप्शन तो ए बी सी डी ई जो भी है उसको हम लोग देख लेंगे। पहले हम लोग प्रयास करेंगे ये सीखने का कि सेट ए में दिया हुआ क्या है। सेट ए में कह रहा है कि एक्स नेचुरल नंबर है और x प्लस 1 इज लेस एंड इक्वल्स टू 7। यानी हम बात करें ए का, तो ए में कह रहा है कि x प्लस 1 इज लेस एंड इक्वल्स टू 7, यानी x इज लेस एंड इक्वल्स टू 6। यानी सेट ए का जो एलिमेंट है वो 6 या 6 से कम है लेकिन नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ये 1 2 3 4 5 6 होगा। ये सेट ए का एलिमेंट हो गया। इसी प्रकार से आप सेट बी के एलिमेंट को देखिए। सेट बी में कह रहा है कि x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x प्लस 3 बी के लिए कह रहा है क्या कि x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5, यानी x इज ग्रेटर देन 2। x का मान 2 से ज़्यादा है और ये भी क्लियर है कि x नेचुरल नंबर है। इसका मतलब b का जो वैल्यू होगा वो 2 से ज़्यादा होगा, लेकिन 2 शामिल नहीं है, यानी 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट नंबर तक चला जाएगा। अब हमको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, जो ए में भी है और बी में भी है। तो देखिए, तो ए और बी में कौन कौन है, 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो सिर्फ यही आपका आंसर हो जाएगा, 3 4 5 6। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। देख लीजिए आंसर कौन है, 3 4 5 6। ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो ये आपका सही हो गया। यानी इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं 11th-12th के लिए टीचर में। टीआरई 3.0 में इस टाइप के सवाल की भी पूछे जाने की संभावना रहेगी। यहाँ पर आपको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगा। क्या क्या चीज़ भाई, तो आप यूनियन पढ़ लेंगे, इंटरसेक्शन पढ़ लेंगे, डिफरेंस पढ़ लेंगे, कंप्लीमेंट्री ऑफ सेट पढ़ लेंगे। ये सब आपको मदद कर सकता है, जो इसके इर्द गिर्द टॉपिक घूमता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इकाई के nवें मूलों को व्यवस्थित किया जा सकता है। सवाल हिंदी में लिखे हैं, इसको इंग्लिश में हम कर देते हैं। सवाल पूछा रहा है कि nth रूट ऑफ यूनिटी को आप किस में रख सकते हैं, एपी में कि जीपी में कि एचपी में कि एक से ज़्यादा में या इनमें से कोई नहीं। nth रूट ऑफ यूनिटी को कहाँ रखा जा सकता है? तो देखिए nth रूट ऑफ यूनिटी पर सवाल बनाएंगे तो ये लंबा चला जाएगा। हम यूनिटी के तीनों रूट पर लेकर के चल जाएंगे और मैथमेटिकल इंडक्शन के कंसेप्ट को यूज करते हुए इस सवाल को जवाब दे देंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई चीज़ 1 के लिए सही है, 2 के लिए सही है, 3 के लिए सही है तो वो हमेशा के लिए सही होता है। ये इंडक्शन का कंसेप्ट है। तो हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर चलते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको क्या मिलता है? यूनिटी का क्यूब रूट मिलता है आपको 1 ओमेगा स्क्वायर। यानी यूनिटी के जो क्यूब रूट होते हैं उसमें एक रियल होता है और बाकी सब इमेजिनरी होता है। तो जब nth रूट की बात करेंगे तो ये n रूट तक चला जाएगा जिसमें एक रियल रहेगा और बाकी सब इमेजिनरी हो जाएगा। आप जानते हैं कि इसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, जिसमें ओमेगा का वैल्यू होता है -1 -√3i/2 और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 +√3i/2। अब आप देखिए कि ये किस सीरीज में है। तो एपी जीपी एचपी आप तीनों का सीरीज का बल जानते हैं स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए दूसरे में पहला से डिवाइड कीजिएगा तो मिलेगा आपको ओमेगा, तीसरे में दूसरा से डिवाइड कीजिएगा यानी ओमेगा स्क्वायर बटा ओमेगा बराबर हो जाएगा ओमेगा, यानी रेशियो बराबर हो गया। तो जब रेशियो बराबर हो गया तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जीपी में होगा, यानी आंसर हो जाएगा जीपी में। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि एपी जीपी एचपी तीनों का कंसेप्ट क्या है। यहाँ आपको जानना चाहिए कि अगर 3 क्वांटिटी ए बी सी अगर एपी में है तो इस बात का मतलब क्या होगा? इस बात का मतलब होगा 2b = a + c, पहला बात। दूसरा बात आपको ये भी जानना होगा कि इसके कॉमन डिफरेंस बराबर होंगे, सार्व अंतर बराबर होंगे, यानी दूसरा माइनस पहला बराबर तीसरा माइनस दूसरा। ये बात को ध्यान रखना है। कोई चीज़ अगर एपी में है, एपी में, तो इसका मतलब उसके कॉमन डिफरेंस बराबर होंगे। और अगर ए बी सी जीपी में है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा बीच वाले का स्क्वायर बराबर a गुना सी, बी स्क्वायर बराबर ए सी। या आप कह सकते हैं कि रेशियो बराबर होगा, या इसको आप कांस्टेंट कह सकते हैं। रेशियो जो है वो कांस्टेंट होगा, यानी b/a बराबर c/b, b/a बराबर c/b। तो ये आपका रेशियो है जो कांस्टेंट होगा। और अगर ए बी सी एच पी में है, ए बी सी एच पी में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो आपको जानना चाहिए कि 2b बराबर होगा a + c अपॉन, नहीं, यहाँ पर b बराबर होगा 2ac अपॉन a + c। b बराबर होगा 2ac अपॉन a + c। तो ये आपका सवाल एपी का था, जेपी जीपी एचपी का था, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर से कंबाइंड करते हुए। तो आपको यहाँ से आइडिया ये लगाना चाहिए कि 2-3 चैप्टर को कंबाइंड करके भी सवाल पूछा जा सकता है। ये बात क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। इन एक बार में आपको लगभग 26 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 80 सवाल पूछे गए थे। तो हम ये 80 सवाल का डिस्कशन आपको करवाएंगे। फिर टीआरई 2 में 80 सवाल पूछे गए थे, तो 80 दूनी 160 हो जाएगा। फिर कॉमन पेपर में भी 10-10 सवाल मैथमेटिक्स का पूछा गया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए और फिर जैसा आप लोग कमेंट करेंगे उसके हिसाब से हम उस टॉपिक को भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे जिसकी आपको नीड होगी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है बिंदुओं -1 -2 एवं 1 3 को मिलाने वाली रेखा को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण, या आप इसको कह सकते हैं अंग्रेजी में
द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर इज -1, -2 एंड 1, 3 इज। कोई सर्किल है जिसके डायमीटर का एंड पॉइंट ये दिया हुआ है, किसी सर्किल के व्यास का जो बिंदु है, एंड पॉइंट है, वो दिया हुआ है। तो कह रहा है सर्किल का इक्वेशन क्या होगा। तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए ये ऑप्शन तो हम लोग मैच करा लेंगे। आपको जो जानना चाहिए फॉर्मूला, पहले हम उस पर विचार कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई सर्किल है जिसके डायमीटर का एंड पॉइंट यदि x1/1 और x2/2 है, तो इस सर्किल का इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला होगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 और जोड़ y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर 0। यह फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। किसी सर्किल का इक्वेशन जब डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ रहे तो इक्वेशन का ये फॉर्मूला होता है। फिर हम इस सवाल के बाद आपको बताएंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, लेकिन इस सवाल को बनाने के लिए आपको जो पर्याप्त जानकारी चाहिए वो ये फॉर्मूला चाहिए। इस फॉर्मूला से आपको बन जाएगा सवाल। अब बस खाली आप यहाँ पर पुट कर दीजिए कि आपको जो दिया हुआ है उसमें x1/1 और x2/2 क्या है। तो x1/1 के जगह पर आपको दिया हुआ था -1 -2, और दूसरा क्या दिया हुआ है भाई, दूसरा दिया हुआ है 1, 3। ये x1/1 है, ये x2/2 है। तो सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 जोड़ y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर 0। तो अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। x1 देखिए क्या है, -1, तो माइनस माइनस +1। x2 कितना है 1, तो x माइनस 1 जोड़ y माइनस y1 कितना है -2, तो माइनस माइनस +2 इंटू y माइनस y2 यानी 3 बराबर 0। अब ये हो जाएगा, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप लिख सकते हैं इसको a² माइनस b² प्लस यहाँ भी हो जाएगा y +2 इंटू y माइनस 3 यानी y² गुना कर दीजिए नॉर्मली जैसे करते हैं आप, तो y² प्लस 2y माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। यानी आप लिख सकते हैं ये x² जोड़ y² 2y में से 3y गया तो -y, अब -1 और -6 यानी -7 बराबर 0। तो आपको मिल जाएगा x² जोड़ y² माइनस y -7 बराबर 0। यही रहने दीजिए चूँकि यही आपका ऑप्शन में है, मेरे हिसाब से ऑप्शन में यही है। हाँ, x² जोड़ y² माइनस y माइनस 7 बराबर 0, ये आंसर हो गया। तो आप देखिए कि कितना आसान सवाल है। तो इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। आप जब 80 सवाल पूरा देख लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से तैयारी करना चाहिए। मतलब सवाल कोई टफ नहीं है, लेकिन प्रत्येक चैप्टर से सवाल को टच किया है। हम चूँकि इसका पढ़ाए भी हैं TRE 1.0 के लिए, 2.0 के लिए, तो अच्छा खासा हमको अनुभव है। और सवाल कैसे पढ़ाए हैं और किस रूप से पकड़ाता है ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आपको यही सलाह देना चाहेंगे TRE 3.0 के लिए कि आप प्रत्येक टॉपिक को पकड़िए, कवर कीजिए, छोटा से छोटा फॉर्मूला को भी टच कीजिए। अब इस सवाल को कोई तभी नहीं बना सकता है जब उसको फॉर्मूला याद ना हो। बस सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, सर्किल का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब हम आपको बताए थे, पहले ही प्रॉमिस किए थे कि हम बताएंगे आपको कि यह फॉर्मूला आया है कहाँ से। तो थोड़ा सा हम इसको भी बता देते हैं कि ये फॉर्मूला आया है कहाँ से। तो मान लीजिए कि ये आपका एक सर्किल है जिसके डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ है आपका x1/1 और x2/2। इस सर्किल का इक्वेशन निकालने के लिए हम इस सर्किल के सरकमफेरेंस पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं P, x, y। तो x यहाँ पर इसको मान लीजिए पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। A को P से मिला दीजिए और अब निकाल दीजिए AP का स्लोप ऑफ AP।
तो 2 पॉइंट से होकर जाने वाले लाइन का स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, यानी y माइनस y1 बटा x माइनस x1। अब आप b को p से मिला दीजिए और इस bp का स्लोप निकाल दीजिए। तो स्लोप ऑफ bp बराबर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, यानी इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो y माइनस y2 बटा x माइनस x2। अब आप देखिए, अब सर्किल के सिंपल से थ्योरम पर पहुंचिए, एकदम बेसिक पर पहुंचिए। क्या कि सर्किल के सरकमफेरेंस पर अगर डायमीटर कोई एंगल बनाता है तो वो राइट एंगल होता है। हिंदी मीडियम में तो और अच्छे से आप इस थ्योरम को पढ़े होंगे कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कौन कौन, AP और BP। यानी ये क्लियर हो गया कि AP इज परपेंडिकुलर टू BP। AP और BP एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया। अब जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो इनके स्लोप में संबंध होते हैं। क्या भाई, कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हो जाएगा -1। अगर एक लाइन का स्लोप आप m1 मानते हैं, दूसरे लाइन का m2, तो m1 बराबर m2 का मतलब हुआ कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। और अगर m1 गुना m2 बराबर -1 करते हैं तो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्योंकि इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हो जाएगा -1, यानी स्लोप ऑफ AP गुना स्लोप ऑफ BP बराबर होगा -1। तो AP का स्लोप आपके पास देखिए क्या है, y माइनस y1 बटा x माइनस x1 गुना y माइनस y2 बटा x माइनस x2 बराबर -1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो मिल जाएगा y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर माइनस में x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। अब इसको आप इक्वेशन को इधर ले आइए, x वाले टर्म को, ये माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में, तो मिल जाएगा आपको x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर 0। यही आपका इक्वेशन हो गया। यानी ये सर्किल के इक्वेशन हो गया जिसका डायमीटर का एंड पॉइंट है x1 y1 और x2 y2। तो आज हम इस 3 सवाल को ही रहने देते हैं और आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर कोई कमेंट कीजिएगा, उसके आधार पर हम बताएंगे, फिर सवाल की संख्या को बढ़ाएंगे, लगभग 10-10 सवाल बताएंगे, 10, 8, 9, 11 जितना भी हो जाए। क्योंकि हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है तो मैं कॉपी पर ही बताऊंगा। तो आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि क्या ये सब वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल है। अगर मददगार रहेगा तो हम निश्चित रूप से आपके लिए हाफ एन आवर या 1 आवर, एक से ज़्यादा वीडियो भी बनाया जा सकता है समय की उपलब्धता के हिसाब से। तो आप अपने हिसाब से इसको बताएंगे कि कौन से टॉपिक को आपको बता दिया जाए। फिलहाल हमारा जो लक्ष्य है वो है कि 26 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था वो, और एक बीच में नवंबर दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ है वो, ये दोनों TRE 1.0 और TRE 2.0 के सभी सवालों का हम डिस्कशन कर दें। और सिर्फ डिस्कशन ही ना करें, उसके इर्द गिर्द होने वाली जो बातें हैं, जो कंसेप्ट है, उन सब पर भी हम चर्चा करें। जैसे अभी आपने देखा कि ये सवाल में पूछा गया था वृत्त का इक्वेशन, तो हम ये भी बताने का प्रयास किए कि वृत्त का इक्वेशन होगा क्या यदि उसके व्यास का एंड पॉइंट दिया हुआ हो। किसी सर्किल के डायमीटर का यदि एंड पॉइंट दिया हुआ हो तो उसका इक्वेशन क्या होगा, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको देंगे, उसके इर्द गिर्द की बात भी बताएंगे, कंसेप्ट को बताएंगे। और यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है
इसमें आप सबों की सक्रियता बढ़ती है तो हम कुछ चैप्टर को भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि हाँ, इस चैनल पर भी बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए कुछ वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। छोटा छोटा वीडियो है जहां आपको समय ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा आपको बहुत मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।